नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 8 अक्टूबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले भारतीय कृषि में डेटा क्रांति को लेकर के एक एडिटोरियल आया है, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। आपदा प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको आधार बना करके एक एडिटोरियल लिखा गया है, हम उसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। मलेरिया का टीका जिसे कि WHO के द्वारा अभी अप्रूव किया गया है, उसे किस तरीके से दुनिया के उन देशों में तेजी के साथ लागू करना चाहिए जहां पर मलेरिया एक महामारी की तरह है, उसको आधार बना करके एक एडिटोरियल आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। भौतिकी का नोबेल किन वैज्ञानिकों को मिला है और किस काम के लिए मिला है, इसको आधार बना करके एक एडिटोरियल आया है, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा अफगानिस्तान से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं जिसको कि हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के द हिंदू समाचार पत्र के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है सीडिंग ए डाटा रिवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पर हेडिंग से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कृषि में डाटा रिवोल्यूशन को लेकर के चर्चा किया गया है, और यहाँ पर इस चर्चा को इसीलिए किया गया है क्योंकि इसी साल जून में भारतीय कृषि से संबंधित 2 बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए गए थे। इनमें जो पहला दस्तावेज था वह कृषि मंत्रालय के द्वारा इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि IDEA के ऊपर एक परामर्श पत्र था, और इसके अलावा एक निजी संगठन बैन एंड कंपनी के द्वारा भारतीय कृषि को लेकर के एक रिपोर्ट भी साझा किया गया था। और इन्हीं 2 रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए इस एडिटोरियल को लिखा गया है। जैसा कि मैंने कहा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर एक रिपोर्ट दिया गया था जहां पर भारतीय कृषि के डिजिटीकरण को लेकर के चर्चा किया गया था। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि अगर भारतीय कृषि का डिजिटलीकरण कर दिया जाए तो इससे कृषि क्षेत्र को बहुत ही फायदा होगा। और इसके अलावा जो बैन एंड कंपनी की रिपोर्ट है उसमें यह चर्चा किया गया था कि 2025 तक भारत में कृषि में जो निवेश है उसमें काफी वृद्धि हो सकता है, और बहुत सारे लोग कृषि में निवेश करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में जो हमारा कृषि क्षेत्र है वह 370 अरब डॉलर मूल्य का है, और यहाँ पर कहा गया है कि 2025 तक इस क्षेत्र में 35 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश आ सकता है। और इन्हीं सारी बातों की जानकारी इस एडिटोरियल के शुरुआत में आपको दिया गया है। इन दोनों रिपोर्ट में एक बात जो कॉमन है वो है भारतीय कृषि का डिजिटलीकरण को लेकर के यहाँ पर बातें किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हमें किसानों की आजीविका में सुधार लाना है तो हमें कृषि के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, और इसके बहुत सारे लाभ यहाँ पर गिनाए गए हैं। जैसे आप देश भर की मंडियों को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, किसान और खरीदार को एक दूसरे के पास ला सकते हैं, जो APMC सरकार के द्वारा खोले गए हैं उनसे किसानों को जोड़ सकते हैं, जिसके कारण जो किसानों की आमदनी है वो भी यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है। और केंद्र सरकार इस डिजिटल इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत ही गंभीर है, और इसको दिखाने के लिए सरकार के द्वारा किसान का डेटाबेस तैयार करने का भी यहाँ पर काम किया जा रहा है, जहां पर सरकार ने राज्यों से भी समर्थन मांगा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया गया है, और यहाँ पर कहा गया है कि जिस डिजिटल इकोसिस्टम को बनाने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में, वहां पर आपको समझना होगा कि हमारा जो देश में जो कृषि क्षेत्र है वहां पर छोटे और सीमांत किसान बहुत ही ज्यादा हैं, और ये छोटे और सीमांत किसान प्रौद्योगिकी को नहीं जानते, उनमें से काफी अशिक्षित हैं। और इसलिए जब तक हम क्षमता का निर्माण नहीं कर लेते हैं तब तक अगर हम डिजिटल इकोसिस्टम को बना भी लेते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा छोटे और सीमांत किसानों को नहीं होने वाला है, क्योंकि वे इतने शिक्षित नहीं हैं कि इस डिजिटल इकोसिस्टम का लाभ उठा सकें। और इसी को देखते हुए यहाँ पर चर्चा किया गया है कि यह बहुत जरूरी है कि कृषि क्षेत्र का डिजिटलीकरण किया जाए, एक डिजिटल इकोसिस्टम वहाँ पर बनना चाहिए। लेकिन कृषि क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए सरकार को पहले जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी क्षमता में सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास करने होंगे। यहाँ पर कहा गया है कि हम किसानों की आजीविका में सुधार के लिए केवल प्रौद्योगिकी सुधार
और कृषि व्यवसाय निवेश पर भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर भारतीय किसानों की क्षमता में हम सुधार करते हैं, उन्हें शिक्षित बनाते हैं, उन्हें इस योग्य बनाते हैं कि वह इन डिजिटल इकोसिस्टम का फायदा उठा सके, तभी जाकर के किसान की आय में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। यहाँ पर कहा गया है कि भारत में किसानों की क्षमता में सुधार के लिए अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें मिश्रित दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। यानी कि जो किसान पढ़े लिखे हैं उन्हें ट्रेनिंग दे करके हमें इसका लाभ उन तक पहुंचाना चाहिए, और जो किसान पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए सरकार को ऐसे केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए जहां पर उन्हें ऐसे डिजिटल इकोसिस्टम का लाभ उठाने के लिए शिक्षित किया जा सके। और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो इस एडिटोरियल का पूरा समरी है वह यही है कि हम भले ही कृषि क्षेत्र में निवेश की बात करते हों, हम भले ही कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को लाने की बात करते हों, एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की बात करते हों, लेकिन हमें हमारे देश के किसानों की स्थिति को समझना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे देश में जो किसान हैं वह छोटे किसान हैं या फिर सीमांत किसान हैं और वे पढ़े लिखे नहीं होते, और इसीलिए अगर इस तरह के काम सरकार के द्वारा किए जाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा इन किसानों को नहीं होगा। और इसलिए सरकार को पहले इन किसानों को शिक्षित करना होगा, उन्हें इस योग्य बनाना होगा कि वह इस डिजिटल इकोसिस्टम का फायदा उठा सकें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, और यहाँ पर भारतीय कृषि क्षेत्र में डाटा रिवोल्यूशन को लेकर के जो समस्याएं हैं उसको लेकर के चर्चा किया गया है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है स्ट्रॉन्गर एट ग्रास रूट, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। इस एडिटोरियल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को उठाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में पंचायती राज का बहुत ही व्यापक विस्तार हुआ है, और अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 31 लाख निर्वाचित सदस्यों के द्वारा 2,60,512 पंचायती राज संस्थाएं चलाई जाती हैं। और आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज एक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है जहां गांव के लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और हमारे देश में पंचायती राज को लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यहाँ पर सरकार भी इस बात को समझती है, और इसीलिए इस वर्ष शुरू किए गए पीपुल्स प्लान कैंपेन और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड ग्राम सभाओं को और अधिक जीवंत बना करके पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने की आकांक्षा रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बताने का प्रयास किया गया है कि हमारे देश में जो पंचायती राज संस्थान है वह पूरे देश में फैले हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पर समझाने का प्रयास हुआ है कि किस तरीके से कोविड-19 से निपटने के लिए हमें पंचायती राज संस्थानों का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि कोविड-19 एक बहुत ही असामान्य संकट है, क्योंकि यह बहुत ही लंबे समय से बना हुआ है और हर जगह लोगों को प्रभावित करता है। और इसको देखते हुए यहाँ पर सरकार को टॉप डाउन अप्रोच नहीं, डाउन टू टॉप अप्रोच के बारे में सोचना होगा, और ऐसे दृष्टिकोण में जो हमारे पंचायती राज संस्थाएं हैं उनकी उल्लेखनीय भूमिका हो सकती है। यहाँ पर इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान इन पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा एक बहुत ही उल्लेखनीय भूमिका निभाई गई। यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने जोखिम को कम करने में मदद की, तेजी से प्रतिक्रिया दी, इस तरह से लोगों को जल्दी ठीक होने में भी उनके द्वारा मदद किया गया। यहाँ पर कहा गया है कि पंचायती राज संस्थानों ने स्थानीय स्तर पर आवश्यक नेतृत्व प्रदान किया, और इसमें नियामक और कल्याणकारी दोनों कार्य किए गए। गांव के क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा नियंत्रण क्षेत्र स्थापित किए गए, परिवहन की व्यवस्था की गई, लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए इमारतों की पहचान की गई, बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था किया गया, और इसके अलावा मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे कल्याणकारी योजनाओं को भी प्रभावी तरीके से कोविड-19 के बंद के दौरान क्रियान्वित किया गया। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कही गई है कि हाल के दिनों में नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए जुटाने में भी उनकी भूमिका अनुकरणीय है। उनके द्वारा पढ़े लिखे लोगों की एक टीम बनाई गई जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन को लेने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया, और इसको देखते हुए जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है
कोविड-19 से लड़ने के मामले में। इस एडिटोरियल में कहा गया है कि मई 1994 में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर योकोहामा रणनीति पे चर्चा करते समय इस बात पर जोर दिया गया था कि देशों को केवल आपदा प्रतिक्रिया के बजाय आपदा रोकथाम, शमन और तैयारियों पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। और इसलिए भारत सरकार को भी आपदा प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने की आवश्यकता है और इसके लिए केंद्र सरकार को कुछ नए चेंजेस यहाँ पर करने चाहिए। यहाँ पर 2-3 बातों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि इस संबंध में पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता निर्माण के लिए कुछ पहल की जा सकती है और यहाँ पर जो पहली पहल है वो ये है कि सरकार को पंचायती राज अधिनियमों में आपदा प्रबंधन अध्याय को शामिल करना चाहिए और आपदा नियोजन और व्यय को पंचायती राज विकास योजनाओं और स्थानीय स्तर की समितियों का हिस्सा बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यानी कि जो विषय पंचायती राज को दिए गए हैं उसमें आपदा प्रबंधन को भी यहाँ पर जोड़ देना चाहिए, जिससे कि ये पंचायती राज संस्थाएं इस विषय पर भी ध्यान दे सकें। यहाँ पर कहा गया है कि चूंकि आपदा जब भी आती है तो उसका जो इफेक्ट है वह आम आदमी पर सबसे ज्यादा पड़ता है और इसीलिए सरकार को वैसी जगह जहां पर आपदा आने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है वहां के लोकल लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे कि व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमताओं में बढ़ोतरी मिलेगी। यानी कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपदा के समय किस तरीके से आचरण किया जाता है, किस तरीके से एक दूसरे का देखभाल किया जाता है, जिससे कि व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सरकार को सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक आपदा कोष की स्थापना करनी चाहिए और उसके माध्यम से लोगों से वित्तीय योगदान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इस तरह के कुछ काम अगर हम करें तो हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है वह काफी हद तक आपदा प्रबंधन में सरकार का साथ दे सकता है। अगर हम पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा लोगों को ट्रेनिंग दे सकें तो यहाँ पर आपदा के समय में उसके प्रबंधन में इन लोगों के द्वारा सरकार का हाथ बटाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि आपदा प्रबंधन में पंचायती राज संस्थानों का भी उपयोग करना चाहिए और कोविड-19 के दौरान पंचायती राज संस्थानों की जो भूमिका है वह काफी महत्वपूर्ण होकर के सामने आई है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है किलिंग द चिल्स और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि WHO के द्वारा RTS-S जिसका व्यापारिक नाम मॉस्क्यूरिक्स है उसे अनुमोदित कर दिया गया है और यह मलेरिया के खिलाफ काम करने वाली पहली ऐसी वैक्सीन है जिसे कि WHO के द्वारा अनुमोदित किया गया है। आप सभी जानते होंगे कि मलेरिया का टीका RTS-S जो लगभग 30 वर्षों से बन रहा है वो P. फॉल्सीपेरम के खिलाफ कार्य करता है जिसे विश्व स्तर पर सबसे घातक मलेरिया परिजीवी माना जाता है। और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है कि जिस तरीके से WHO के द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है उसी तरीके से यहाँ पर WHO को फुर्ती दिखाते हुए इन वैक्सीन को उन देशों तक पहुँचाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए जहाँ पर मलेरिया एक महामारी की तरह फैला हुआ है। आप सभी जानते होंगे कि यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी के द्वारा इस वैक्सीन के विशिष्ट उपयोग के लिए मंजूरी मिलने के बाद 2015 से ही अफ्रीका के कई भागों में इस वैक्सीन को बच्चों और शिशुओं को दिया जा रहा था, यानी कि एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वहां पर चलाया गया और इन्हीं के नतीजों को देखते हुए WHO के द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आखिर मलेरिया के खिलाफ जो टीका है वह इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इस टीके को बहुत ही जल्दी दुनिया के उन देशों तक पहुंचाने की आवश्यकता है जहां पर मलेरिया से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है कि मलेरिया मानव इतिहास की सबसे घातक बीमारियों में से एक है जिसने लाखों लोगों की जानें ली हैं और अफ्रीका में इसने सबसे ज्यादा जानें ली हैं। यहाँ पर पूरे एक वर्ष में जितने लोगों की मौतें होती हैं अगर हम उनका आंकड़ा देखें तो उसमें से जो आधा हिस्सा है वह नाइजीरिया, कांगो, तंजानिया, मोजाम्बिक, नाइजर और बुकीना फासो जैसे देशों का है। यहाँ पर अगर हम WHO के डाटा की बात करें तो WHO के अनुसार 2019 में दुनिया की लगभग आधी आबादी को मलेरिया का खतरा था और यहाँ पर जो भी मामले 2019 में आए
उनमें से सबसे ज्यादा मामले जो हैं वह उप सहारा अफ्रीका के देशों में पाए गए। यहाँ पर डेटा देके इसको समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि 2019 में मलेरिया के अनुमानित 229 मिलियन मामले सामने आए थे और मलेरिया में जो होने वाली मौत थी 2019 में वह 4,09,000 के पास थी और इन मौतों में जो 94% मौतें हैं वह अफ्रीका के देशों में हुई। और यहाँ पर आपको इस डेटा को भी ध्यान में रखना है कि जितनी भी मौतें हुई थी उसमें से 2/3 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे, यानी कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वह मलेरिया से प्रभावित होने वाले सबसे कमजोर समूहों में से एक हैं। और इसीलिए मलेरिया के वैक्सीन को लेकर के WHO बहुत ही गंभीर था और जब एक ऐसी वैक्सीन मिल गई है जो कि मलेरिया के खिलाफ काम करता है तो यहाँ पर WHO को बिना देर किए हुए इन वैक्सीन को सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पर WHO के द्वारा ये कहा गया है कि घाना, केन्या और मलावी में 2 वर्षों में बाल स्वास्थ्य क्लिनिकों में लागू किए गए पायलट परियोजनाओं के प्रमुख निष्कर्षों के आधार पर ही WHO के द्वारा इस वैक्सीन के उपयोग की सिफारिश किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पिछले कुछ वर्षों में मलेरिया के प्रभाव को कम करने में भी काफी प्रगति हुई है। कुछ देश मलेरिया को खत्म करने में सफल भी रहे हैं और पिछले 20 वर्षों में 11 देशों ने मलेरिया से अपने आप को मुक्त घोषित किया है। तो ये डेटा भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, लेकिन अगर आप इन 11 देशों के नाम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वे देश जो मलेरिया से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं वे अभी भी इसमें काफी पीछे हैं। और इसी को देखते हुए WHO को बिना देरी करते हुए इस टीके को उन देशों में भेजना शुरू कर देना चाहिए। आपको ध्यान में रखना है कि जो अफ्रीका के देश हैं वे देश काफी गरीब देश हैं और बिना मदद किए वहां से मलेरिया को भगाना बहुत ही मुश्किल है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस एडिटोरियल में उठाया गया है कि भले ही WHO के द्वारा मलेरिया के वैक्सीन को अनुमोदित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर WHO को ये भी देखना होगा कि वे देश जो गरीब देश हैं जहां पर मलेरिया एक महामारी की तरह है उन देशों को यह टीका सही समय पर और तेजी से मिल सके। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते होंगे कि 3 वैज्ञानिकों को इस साल का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और वे वैज्ञानिक हैं जापान के सुक्यूरो मानबे, जर्मनी के क्लास हेसलमैन और इटली के जियोजॉर्जियो पेरिसी। और इन तीनों के बीच में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार बांटा जाएगा। इस एडिटोरियल में यह बताने का प्रयास किया गया है कि इन वैज्ञानिकों ने जो खोज की है वह भौतिकी की कुछ बहुत ही जटिल प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करते हैं। यहाँ पर जापान के सुक्यूरो मानबे और जर्मनी के क्लॉस हेसलमैन के द्वारा जो जलवायु मंडल का मॉडल विकसित किया गया है उसकी चर्चा किया गया है और कहा गया है कि इन वैज्ञानिकों के द्वारा जो जलवायु मॉडल विकसित किया गया उससे हमें यह समझ में आता है कि अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी पर उसके क्या परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसी जलवायु मॉडल का उपयोग करते हुए हम यह बता पाते हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से तापमान में कितनी वृद्धि होगी और उसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ने वाला है। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन वैज्ञानिकों के द्वारा जो जलवायु मॉडल बनाया गया वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और इस मॉडल ने जलवायु परिवर्तन को समझना बहुत ही आसान कर दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस पुरस्कार का जो दूसरा हिस्सा है वह इटली के जियोर्जियो पेरिसी को मिलने वाला है और इन्हें यह पुरस्कार परमाणु से लेकर के ग्रहों के स्तर तक के फिजिकल सिस्टम में आ रहे उतार चढ़ाव व खराबियों पर शोध करने के लिए मिला है। तो यहाँ पर जो पुरस्कार दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझाने के लिए इन वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध को आधार बना करके दिया गया है और इसी की चर्चा यहाँ पर इस एडिटोरियल में किया गया है। आइए अब अफगानिस्तान से जुड़े हुए कुछ न्यूज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर आज के पेपर के पेज नंबर 8 और 11 पर अफगानिस्तान से जुड़े हुए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आए हैं और ये दोनों न्यूज़ जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है इंटॉलरेंस एंड वैंडलिज्म इन अफगानिस्तान ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पर भारत के द्वारा अफगानिस्तान में जिस तरीके से
तालिबान के लोगों के द्वारा काबुल में स्थित एक गुरुद्वारे में एंट्री की गई और वहां पर जा करके जिस तरीके से वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे को हटाया गया। यहां पर भारत के द्वारा कहा गया है कि दुनिया के देशों को तालिबान के ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए कि वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा पास किए गए जो रिजोल्यूशन है, जिसे हम रिजोल्यूशन 2593 कहते हैं, उसके आधार पर ही आचरण करना चाहिए। और जिस तरीके से तालिबान के द्वारा ये कहा गया कि वह इस बार औरतों को, बच्चों को और वहां के लोगों को उनके अधिकार देगा, उसे अपनी बातों को यहाँ पर पूरा करके दिखाना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के द्वारा अभी तक तालिबान के लिए कोई नरमी नहीं दिखाई जा रही है और यहाँ पर भारत ये देख रहा है कि तालिबान का जो व्यवहार है वह अफगानिस्तान में रहने वाले जो माइनॉरिटी हैं उनके लिए कैसा है, वहाँ पर जो रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए कैसा है, बच्चों के प्रति कैसा है, और इसके बाद ही भारत तालिबान के साथ कोई संबंध बनाने के बारे में सोच सकता है। और यहाँ पर भारत का लगातार दबाव यही रहेगा तालिबान के ऊपर कि जो यूएनएससी के रिजोल्यूशन में कहा गया है उसे तालिबान के द्वारा पूरा किया जाए। इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर आया है, जिसका शीर्षक है मॉस्को विल इनवाइट तालिबान टू अफगानिस्तान टॉक ऑन अक्टूबर 20। और जैसा कि हमने देखा कि भारत अभी तक तालिबान के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन बनाने से बच रहा है, लेकिन यहां पर रूस के द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर होने वाली चर्चा में तालिबान को बुलाया गया है। और यहां से ये पता चलता है कि जो रूस का रुख है तालिबान के प्रति उसमें कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ बदलाव हुए हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि रूस के द्वारा अभी तक इस चर्चा के लिए भारत को आमंत्रित नहीं किया गया है और इससे पहले भी जो चर्चा हुई थी वहां पर रूस के द्वारा पाकिस्तान को बुलाया गया था लेकिन भारत को नहीं बुलाया गया था। तो यहाँ पर रूस के द्वारा भी अफगानिस्तान के ऊपर होने वाली चर्चा से भारत को अलग रखा जा रहा है और इस न्यूज में ये बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर रूस की क्या चिंताएं हैं। यहाँ पर रूस का ये चिंता है कि अगर तालिबान के साथ रिलेशन अच्छा नहीं किया गया तो यहाँ पर रूस को नुकसान हो सकता है, रूस के जो मित्र देश हैं इस क्षेत्र में उन्हें नुकसान हो सकता है, तालिबान के द्वारा ट्रेंड किए गए आतंकवादी रूस में दाखिल हो सकते हैं और इन्हीं सभी बातों को देखते हुए हो सकता है कि रूस के द्वारा अफगानिस्तान पर होने वाली चर्चा में तालिबान को भी बुलाया गया हो और वह उससे अपने रिश्ते ठीक करना चाहता हो। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय कृषि को एक डिजिटल क्रांति की आवश्यकता है, लेकिन केवल तकनीकी सुधार और कृषि व्यवसाय में निवेश ही किसानों की आजीविका में सुधार के लिए पर्याप्त नहीं होगा, समालोचनात्मक चर्चा करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए और जब आप इसके उत्तर को लिखेंगे तो यहाँ पर आप भूमिका में यह समझाने का प्रयास करेंगे कि भारतीय कृषि क्षेत्र से संबंधित जो 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ पर आए हैं, भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति को लेकर के बातें की गई हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप मुख्य भाग में आएंगे तो आप यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर छोटे किसान, सीमांत किसान की जो क्षमताएं हैं उसको बढ़ाए बिना अगर हम ये क्रांति लाते हैं तो इसका फायदा किसानों को नहीं पहुंचेगा और यहाँ पर जो सामाजिक और राजनीतिक जटिलताएं हैं उसका आप यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपदा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को सामुदायिक संस्कृति का एक अंतर्निहित हिस्सा बनना चाहिए, विश्लेषण करें। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हमने ये चर्चा किया कि किस तरीके से पंचायती राज संस्थाएं आपदा प्रबंधन में सरकार का सहयोग कर सकती हैं और उसी को ध्यान में रख करके आपको इसका उत्तर लिखना है। आप यहाँ पर भूमिका में भारत में जो पंचायती राज हैं उसका उल्लेख करें, किस तरीके से पंचायती राज भारत के कोने कोने तक फैला हुआ है और किस तरीके से पंचायती राज में लोगों के द्वारा फैसले लिए जाते हैं, इसका भी आप यहाँ पर उल्लेख करें। और मुख्य भाग में कोविड-19 संकट के दौरान जिस तरीके से पंचायती राज संस्थानों के द्वारा लोगों की सहायता की गई उसका आप यहाँ पर उल्लेख करें और उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर यह भी बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए पंचायती संस्थाओं को लेकर के जिससे कि आपदा प्रबंधन में सरकार उनका पूरा उपयोग कर सके। आशा करता हूं कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें।
तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।